गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है वो है विवाद बढ़ाने का काम करता चीन। जब अमेरिका भारत के समक्ष समस्याएं खड़ी करने के बजाय नहीं आ रहा है, तब चीन भी चिंता का कारण बन रहा है। वास्तव में चीन ने जब से 1951 में तिब्बत पर जबरन कब्जा करके भारत तिब्बत सीमा को भारत चीन सीमा में बदल दिया, तब से उसके भारत विरोधी रुख में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। पहले तो उसने 1962 में तिब्बत को छावनी की तरह इस्तेमाल करके भारत पर हमला किया। इसके बाद से वह सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक सीमा पर उकसावे की कोई न कोई हरकत करता रहा है। आर्थिक और सैनिक शक्ति हासिल करने के बाद तो चीन को यह आवश्यकता सीधी दादागिरी के रूप में बदल चुकी है। पहले वह भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों पर जुबानी दावे करता था, लेकिन 2017 में डोकलाम घाटी पर कब्जे की कोशिश में मुंह तोड़ खाने के बाद उसने पूरी सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण शुरू करके भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। जी हाँ, ये वो एरिया है जो कि किस तरह से हड़पने की नीति चलती है। देखिए, लोकतंत्र में और राजतंत्र में यही अंतर पड़ता है कि लोकतंत्र में पब्लिक को संभालना पड़ता है और राजतंत्र में आप बाउंड्री को संभालने में लग जाते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, इस दौर में जहां पर सामाजिक व्यवस्था को महत्व दिया जाता है, लोगों की रहन सहन और बाकी सब चीज़ों पर जोर दिया जाता है, वहीं चीन कम नहीं दादागिरी दिखा रहा है किस तरह से। और ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही हो, जो ताकतवर हो रहा है वो अपना इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वो चाहे यूएनओ में हो, और ख़ास करके जो यूएनओ के 5 सदस्य हैं वो तो सबसे ज़्यादा ही अपनी गुंडागर्दी के तौर पर अपने आप को श्रेष्ठ श्रेष्ठ होने की कोशिश दिखाते हैं। अब आप ये देखिए कि चीन ने किस तरह से हड़पना कोशिश करा। पहले तिब्बत हड़पा और तिब्बत के बाद हमारी बाउंड्री पे आया, और बाउंड्री के बाद पहले तो मुंह से बोलता था और अब धीरे धीरे करके उसने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इसकी दादागिरी कंटिन्यू चलती जाती है। यही होता है अंतर राजतंत्र में और लोकतंत्र में। जनता को मोड़ करके जनता को मोटिवेट करके वो उनकी साइको को इस तरह से मोड़ करके दिखाना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बाउंड्री पर ध्यान दे, अपनी सीमा पर ध्यान दे, और वही राजतंत्र है। राजतंत्र का और लोकतंत्र में थोड़ा सा बस यही अंतर है, लोगों की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में मिल जाती है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि चीन ने अपनी तरक्की इस तरह से करी है कि लोगों को हर तरह की सुविधा ना मिली हो, परंतु सुविधा के साथ साथ उनकी मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण भी उसी तरह से हुआ है। वहाँ कोई भी अपनी एक्टिविटी को खुलेआम नहीं कर सकता। इवन भाषा तक के विवाद को भी वो इस तरह से नहीं ले सकता। केवल बोलना है तो मंचूरियन ही बोलेंगे, अदरवाइज कोई और भाषा नहीं बोल सकते। बिल्कुल सैन्य कार्यवाही की तरह, एक मत, खुला कोई भी चीज़ नहीं, सरकार के सब अंडर में। तो लोकतंत्र में और राजतंत्र में यही अंतर है। कम से कम लोकतंत्र में अपने घर में तो बोल ही सकते हैं हम आपस में, और अपने कुनबे या अपने जो आसपास के जो क्षेत्र वाले जो लोग हैं उनके साथ हम आपस में उसी तरह की बातें तो कर सकते हैं, उसी भाषा में बात कर सकते हैं। लेकिन चीन में वो भी नहीं है, प्रतिबंध है। मतलब कि वो टोटल एक पार्टी शासन है कहते हैं, लेकिन वो एक पार्टी शासन राजतंत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया है। कहने का मतलब ये है, और उसका असर सीधा सीमा विवाद पर दिखता है। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि लद्दाख को कैप्चर करने की और लद्दाख को कैप्चर करके भारत की बाउंड्री तक पहुंचने की, लेकिन वो अपना ताकत, अपना रुतबा दिखाना चाहता है। और यही राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। पिछले दिनों अंतरिक्ष में
सीमाओं की टोह लेने वाले भारतीय उपग्रहों से पता चला कि लद्दाख में चीनी कब्जे वाले शमशगाम इलाके में चीनी सेना एक ऐसी सड़क बना रही है जो भारत, पाकिस्तान और चीन के इस मिलन क्षेत्र में सियाचिन की सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है। सियाचिन के सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। एक तो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया और वहाँ पर सुरक्षा बिल्कुल मुस्तैद रखना बहुत ही टिपिकल। भारत सरकार का जेब खर्चा बहुत हो जाता है यहाँ पर वहाँ पर चीन ने अपने मिलन क्षेत्र पर ही उस तरह की सड़क बना ली है। शमशगाम घाटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारत में विलय के बाद भारत का हिस्सा थी, लेकिन अक्टूबर 1947 में जब उस पर हमले में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। 1962 में भारत और चीन युद्ध के एक साल बाद ही पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए 1963 की एक संधि के तहत शमशगाम का लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया। देखिए कितनी चालाकी से काम किया है। पहले उसे हड़पा और हड़पने के बाद जो शक्तिशाली है उसको बेच दिया। रणनीतिक दृष्टि से शमशगाम की भौगोलिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि वह पाकिस्तान द्वारा भारत से छीने गए गिलगित बाल्टिस्तान और चीन द्वारा 1949 में कब्जाए गए ईस्ट तुर्किस्तान, चीन द्वारा दिया गया नया नाम सिंजियांग, पहले उसने तुर्कमेनिस्तान से भी हड़पा हुआ है, उसका नाम दिया है सिंजियांग, को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा वह सियाचिन के बहुत निकट है, जो शमशगाम और भारत के उस अक्साई चीन को अलग करता है। शमशगाम के बहुत पास है, जो अक्साई चीन को अलग कर देता है, जिस पर 1950 के दशक में चीन ने गुपचुप तरीके से कब्जा कर लिया था। शमशगाम में चीन की यह नई सड़क बन जाने के बाद दुनिया के सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तानी हमलों से बचाने में जुटी भारतीय सेनाओं के लिए खतरा दोगुना हो जाएगा। भाई सही बात है। हमारे लिए एक तो वो एकदम ठंडा एरिया और ऊपर से बिल्कुल टिपिकल सिचुएशन, और दूसरी साइड से दो यानी कि चाइना भी और पाकिस्तान भी, दोनों ही हमारे दुश्मन उसी बाउंड्री पर हैं। तो हमारे लिए वो बहुत ही सियाचिन जो एरिया है बहुत ही टिपिकल जगह बन जाएगी। भारतीय सेना चीन के सैनिक महत्व वाले काराकोरम हाईवे पर नज़र रख सकती है। काराकोरम हाईवे भारतीय सेना चीन के सैनिक महत्व वाले काराकोरम हाईवे पर नज़र रख सकती है। भाई हम ऊंचाई पर हैं तो हम काराकोरम हाईवे पर नज़र रख सकते हैं, जिसकी वजह से सियाचिन चीन के आँख की किरकिरी बना हुआ है। और सच बात है, हमारी मजबूरी है कि हम सियाचिन पर कब्जा करें, क्योंकि चीन की जो नज़र है और पाकिस्तान की भी, दोनों ही नज़र सियाचिन ग्लेशियर पर ही है, क्योंकि वहाँ से हम आसानी से हाईवे पर और भी बहुत सारी एक्टिविटी पर कि चीन में क्या हो रहा है ये सब देख सकते हैं। इसी क्षेत्र पर कब्जे के लिए 2021 में चीनी सेना ने गलवान में धोखे से हमला किया था। गलवान में धोखे से 2021 में हमला किया था। दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में गिने जाने वाले इस क्षेत्र में सड़कों के सैनिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि गलवान कांड के तुरंत बाद भारतीय सेना ने जिस गति और संख्या के साथ चीनी सैनिकों पर जवाबी हमला करके चीन को झकझोर दिया, वह केवल इसलिए संभव हो पाया कि उससे पहले ही भारतीय सेनाओं को लेह और श्योक से गलवान होते हुए दौलत बेग गोल्डी तक पक्की सड़क मिल चुकी थी। जी हाँ, सड़कें कितनी महत्वपूर्ण हैं, वहाँ पर उस टारगेट पॉइंट पर पता चलता है कि सड़कें कितनी महत्वपूर्ण हैं। मोदी सरकार की इसका श्रेय जाता है कि उसने भारत तिब्बत सीमा पर लगने वाली लगभग हर चौकी को 70 से ज़्यादा नई और 12 मासी सड़कों से जोड़ दिया है। जैसी उम्मीद थी, सैटेलाइट चित्रों के बाद भारतीय सरकार ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज किया है।
न केवल विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बल्कि थल सेना अध्यक्ष ने भी चीन को याद दिलाया है। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर जो हार्ड सड़कें हैं, उन हार्ड सड़कों पर एक विशेष प्रकार की पहाड़ों पर चलने वाली जो एक ट्रेन है, अगर वो जोड़ दी जाए, जो कि केवल एक दो पहियों एक एक रेलिंग से चलती है और उस पर इंजन लगा करके ऊपर की तरफ से अगर वो चला दी जाए तो वो बेहतरीन रहेगा। क्योंकि भूस्खलन भी आता है, लेकिन वो एक वेरी लेस डैमेज सिचुएशन रहेगी, खाना पहुंचाने में और आसानी से उस जगह तक सामान पहुंचाने में भी आसानी रहेगी। बजाय इतना पैसा इधर गाड़ियों में लगाने के लिए, बजाय अगर आप एक सिस्टम बना दिया जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जिसमें इंजन से पहले तो एक रेलिंग जैसा बना देंगे और ऊपर वाली ऊंचाई पर जैसे मेट्रो चलती है उस तरह से पहिया लगा देंगे। आगे की तरफ मोटर रखा और मोटर स्टार्ट होते ही वो पहिया चलेगा। पहिया इस तरह से लगाएंगे कि ऊपर वाला ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ वो पहिया रहेगा, ताकि उसका प्रेशर इधर उधर ना करके ऊंचाई आने पर आसानी से ऊपर की तरफ खिसक सके। तो इस तरह से वो एक्टिविटी अगर वो लगा दें, और वो ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा उसमें, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है और आसानी से सामान जो है भारतीय चौकी तक पहुंच सकता है। कॉस्ट तो सिर्फ अगर देखा जाए तो एक रेलिंग के अलावा और इंजन के अलावा और ये मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, मुश्किल से अगर 10 लाख रुपए लग जाए तो मे भी पॉसिबल, बहुत आसानी से ये काम हो सकता है, बजाय हम वहाँ पर ट्रक या किसी और चीज़ से सामान वहाँ पहुँचाएं। तो इस क्षेत्र में कब्जे के लिए दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में गिने जाने वाले इस क्षेत्र में सड़कों के सैनिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि गलवान कांड के तुरंत बाद भारतीय सेना ने जिस गति और संख्या के साथ चीनी सैनिकों पर जवाबी हमला करके चीन को झकझोर दिया, वह केवल इसलिए संभव हो पाया कि उससे पहले ही भारतीय सेनाओं को लेह और श्योक व गलवान हेतु दौलत बेग गोल्डी तक पक्की सड़क मिल चुकी थी। जी हाँ, दौलत बेग गोल्डी तक अगर पक्की सड़क मिल गई थी, जिसकी वजह से ये फायदा मिला था। शमशगाम घाटी में एक भारतीय क्षेत्र है और उसे चीन को सौंपने वाला 1963 का पाकिस्तान चीनी समझौता गैर कानूनी और अस्वीकार्य है। चीन ने अपने परंपरागत अखंड अंदाज में इस विरोध को अस्वीकार करते हुए इसे दो सार्वभौम देशों के बीच हुआ समझौता बताते हुए प्रयास किया, लेकिन यह कहते हुए चीनी प्रवक्ता ने इस तथ्य को छिपा लिया कि उस समझौते में साफ साफ लिखा है कि शमशगाम भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित इलाका है। देखिए, शमशगाम एक ऐसा वो इलाका है, उसे जो चीन के जैसे कब्जे में है और उसे पाकिस्तान और भारत के विवाद में डाला गया। देखिए, और कब्जा उसमें चाइना का है। देखिए, अब यानी तीसरा पक्ष इसमें तैयार हो गया है और भविष्य में इस विवाद को सुलझाने पर इस इलाके में अधिकार वाली सरकार से नया समझौता किया जाएगा। शमशगाम घाटी को लेकर विवाद के बीच सवाल यह है कि चीन ने नई सड़क बनाकर भारत के साथ नया विवाद शुरू करने का फैसला करने के लिए यही समय क्यों चुना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समय के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लेना, और यही काम उसने ये किया। इसे समझने के लिए चीनी रणनीति और इतिहास पर एक नज़र डालना काफ़ी होगा। और अभी भारत और चाइना के बीच में संबंध ज़्यादा प्रकट हुए हैं और चीनी कंपनियों को दोबारा आने में यहाँ भारत में काम करने का न्योता दिया है। चीनी कंपनियां जब भारत में आएंगी तो वो इसी तरह के अप्रत्यक्ष रूप से समय का इंतजार करती हैं और वही उसी ढंग से रणनीति बना लेती हैं।
1912 में स्वतंत्र चीनी गणराज्य की स्थापना के बाद चीन ने तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया और मंचूरिया पर कब्जा करके जिन 14 देशों के साथ सीमाएं साझा की हैं, उनमें से 12 में से अधिकांश के साथ उसने सीमा समझौते ऐसे मौके पर किए जब वे किसी न किसी कारण से कमज़ोर थे और चीन के दबाव में थे। देखिए, वास्तव में चीन बहुत छोटा है, लेकिन उसने बहुत सारे एरिया पे कब्जा करके इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है, और वो भी इस समय बनाया है जब यूएनओ स्थापित है। तो ये दादागिरी नहीं है, यानी कि जितने भी विकसित और कहना चाहिए जो शक्तिशाली राज्य हैं, जो यूएनओ में हैं, देश हैं जो यूएनओ में हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, वो अपनी स्थायीपन की वजह से कितना ज़्यादा भूखे हैं। वो चाहे कोई भी देश हो, वो पांचों के पांचों सदस्य जमीन हड़प करके अपने आप को ताकतवर बना ले रहे हैं। और यही वो कहा है कि चीन ने तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया और मंचूरिया पर कब्जा करके जिन 14 देशों के साथ सीमाएं साझा की हैं, उनमें से 12 में से अधिकांश के साथ उसने सीमा समझौते ऐसे मौके पर किए जब वे किसी न किसी कारण से कमज़ोर थे। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि सीमा समझौता उसी समय पे करते हैं जिस समय वो मतलब देश कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो। अब इस समय अमेरिका भारत का विवाद चल रहा है। अमेरिका भारत के विवाद की वजह से टैरिफ लग गया। टैरिफ की वजह से समझौता इस तरह से कर रहा है चाइना कि इंडिया चाइना के नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, तो इस समय भी वो हावी हो सकता है। लेकिन भारत और भूटान के साथ उसके सीमा समझौते इसी कारण टले हुए हैं कि धीरे धीरे लक्षित इलाकों में उसकी ज़मीन हड़पने के बाद ही और उचित अवसर आने पर ही वह ये समझौते करेगा। जो टारगेटेड इलाका है, उनकी ज़मीन हड़पने के बाद ही वो उचित अवसर आने पर ही ये समझौते करेगा। तो वो तभी करेगा, और ऐसा नहीं है कि केवल वो बाउंड्री वाले एरिया में करे। उसके जहाँ जहाँ व्यापार के स्तर बने हैं, वो किस तरह से घुसता है और किस तरह से स्ट्रेटजी बना करके उस देश को कंट्रोल करने लगता है, और धीरे से फिर वो जब उसके कर्ज दे नहीं पाते तो वो उसकी ज़मीन ले लेता है। श्रीलंका उसका सबूत है। श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, वो चीन ने इसी तरह से करा है। उसकी वजह से पूरा हिंद महासागर को उसका कब्जा एक तरह का मान लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो हर तरह के व्यवसाय कर सकता है। चीन ने एशिया में हर बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए ऐसा समय पर चुनाव किया जब बड़ी शक्तियाँ किसी बड़े विवाद में उलझी हुई थी। जी हाँ, बड़ी शक्तियाँ जो भी होंगी, वो अगर बड़े विवाद में उलझी रहेंगी तो उसी समय चीन कब्जा करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए तिब्बत पर कब्जा जमाने के लिए उसने मुख्य सैनिक हमला तब किया जब उसने सोवियत संघ के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध शुरू करके अमेरिका को उस झगड़े में उलझा दिया। अब आप देखिए कि तिब्बत पर उसने जब ही कब्जा किया जब उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका उलझा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश था, और उसी समय उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वो उन दोनों विवादों में उलझा रहेगा और इधर वो मोर्चा मार लेगा। इसके बाद 1962 में उसने अक्टूबर में भारत पर नया हमला किया, तब जब क्यूबा में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर पूरी दुनिया पर ध्यान इस तनाव पर टिका हुआ था। परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर पूरी दुनिया, जब क्यूबा और सोवियत संघ के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी समय उसने भारत पर कब्जा करके उसे भी हड़प लिया। आज भारत के एकमात्र भरोसे दोस्त रूस ने खुद को यूक्रेन के साथ अपने अंतहीन युद्ध में उलझा लिया और इस कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। आज केवल एक रसिया हमारे साथ है जो ईमानदारी से साथ है। हालांकि कई मुद्दे ऐसे भी हैं कि जो रसिया और भारत के बीच विवाद के रहे हैं, लेकिन फिर भी ईमानदारी से इन कंपैरिजन किया जाए तो ईमानदारी से रसिया ही सिर्फ हमारे साथ है और बाकी कोई देश भी साथ नहीं है।
चीन, और ऐसा नहीं है कि चीन अब जो रसिया के साथ जुड़ा हुआ जो एरिया है वहाँ के एरिया को छोड़ रहा है। चीन इतना शक्तिशाली हो गया है कि जहाँ वो रसिया को कमज़ोर दिख रहा है उन एरियो में उसने अंदर घुसना शुरू कर दिया है। इससे चीन की महत्वाकांक्षी योजना का पता चलता है। हालांकि रसिया कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसने अप्रत्यक्ष रूप से उस चाइना ने रसिया के उन इलाकों पे भी इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अब कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये सब बताता है कि चीन के जो तानाशाह हैं वो किस तरह से महत्वाकांक्षी होते हैं। पूरी जनता को इस तरह से टारगेट बना देते हैं कि वो बाउंड्री पर फोकस करे और बाउंड्री फिर आगे बढ़ती चली जाएगी, बाउंड्री आगे बढ़ती चली जाएगी। अपनी शासन व्यवस्था जो इंटरनल है शक्ति है उसको मजबूत ना करके उसकी प्रत्येक व्यक्ति को सभी तरह की सुविधाएं ना दे करके वो इस तरह से टारगेट बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि चीन की अपनी खुद की समस्या नहीं है, चीन की अपनी समस्या, इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब बताइए, AI और रोबोट को प्रशासन के काम में लगा दिया है, वो मनमानी इस तरह से करते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जनता परेशान है, कोई उसको रोक टोक नहीं कर सकता। कारण है कि चीन का एक राजतंत्र सिस्टम, उसका विरोध जो करेगा वो बुरी तरह से मारा जाएगा, पैसे से भी, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो ये राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों बनने में यही दिक्कत आती है। राजा चाहता है कि मेरी सीमा बड़ी रहेगी, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहूँगा। वही चीन सरकार में एक पार्टी शासन की वजह से ये हुआ। वो लोकतंत्र को नहीं चला रहे हैं, वो राजतंत्र को चला रहे हैं और कहने के लिए वो एक पार्टी शासन है। तो आज भारत में एकमात्र भरोसेमंद दोस्त रूस ही हमारे साथ रहा है, जो कि युद्ध में फंसा हुआ है। इस कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। चीन विरोध के नाम पर भारत की मदद पर फैसला कर सकने वाला अमेरिका भी इस समय दुनिया भर में आर्थिक टकराव में बुरी तरह उलझा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए चीन की ओर से किसी अनुचित कार्रवाई का खतरा पहले से अधिक है। संग्राम में चीन का नया कदम एक ऐसी चेतावनी है जिस पर भारत को पूरी तरह चौकस रहने की आवश्यकता है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम तो कह रहे हैं भरोसा तो इस पे बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसमें बाउंड्री को हमें सेफ रखने के लिए हमें वही सिस्टम अपनाने की ज़रूरत है। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि ठंड में बहुत अच्छा काम कर सकता है। परमाफ्रॉस्ट में सुरंग बना लेना, परमाफ्रॉस्ट के उपयोग को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट में उपयोग कर लेना, ये ही सबसे बेहतरीन है इस